इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। क्या नेपाल में तख्ता पलट होने वाला है? क्या केपी शर्मा ओली की कुर्सी जाने वाली है? पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में आंदोलन के बाद अब नेपाल में भी जनता सड़कों पर है और सत्ता का सिंहासन हिल उठा है। और खास बात यह है कि इस आंदोलन की अगुवाई नेपाल के युवा कर रहे हैं और इन्हीं नेपाली युवाओं के हुनकार ने पीएम ओली की गद्दी हिला दी है। अभी जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक पुलिस की फायरिंग में 14 युवाओं की जान जा चुकी है और यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस फायरिंग की गई उसमें 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इन युवा प्रदर्शनकारियों की पुलिस की गोली से हुई मौत ने पूरे देश में विरोध की आग को भड़का दिया है। पूरे नेपाल में तनाव के हालात हैं। सरकार ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुला ली है तो वहीं विपक्षी नेपाल कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि प्रदर्शनकारी युवाओं पर पुलिस सीधे गोलियां चला रही है? असल में नेपाल में युवाओं के सरकार विरोधी प्रदर्शन की वजह है सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन। नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया एप्स और साइट्स को बैन कर दिया है। इनमें एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, व्हाट्सएप और यूट्यूब भी शामिल है। सरकार की दलील यह है कि सोशल मीडिया ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये नेपाल के नए सोशल मीडिया लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। कई बार अल्टीमेटम दी गई लेकिन उसके बाद भी जब इन्होंने नेपाल के कानून के हिसाब से काम नहीं किया तब सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन असल बात कुछ और थी। असल बात यह है कि नेपाल के लोग देश में बढ़ते करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। नेपाल का सोशल मीडिया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का एक मजबूत जरिया था और सरकार को इसी से दिक्कत हो रही थी। इस प्रोटेस्ट की जड़ नेपाल का करप्शन है और युवाओं का आरोप है कि सरकार कानून के बहाने से सोशल मीडिया को टारगेट कर रही है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोट रही है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई गई पाबंदी पिछले गुरुवार से लागू हो चुकी है। इसके खिलाफ 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। काठमांडू समेत देश के कई शहरों में सुबह से युवाओं का जमावड़ा लगने लगा था। प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और सुबह से ही इस बात का अंदाजा होने लगा था कि यह प्रोटेस्ट कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि यह प्रोटेस्ट सरकार को हिलाने वाला प्रोटेस्ट साबित होगा। युवाओं का सरकार के प्रति गुस्सा उनके बयानों में दिखाई दे रहा था। विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार बिग्रियो, भ्रष्टाचार मात्र भएन, यहाँ अनियमितता श्रृङ्खलाहरू बढ्दै गए र चरणबद्ध ढङ्गले काण्डले भरिएको सरकारहरू यहाँनिर आए र यो आवाज युवा पुस्ताले फेसबुकको माध्यमबाट, ट्विटरको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट र स्वतन्त्र पत्रकारिताको माध्यमबाट उठान गइरहेको थियो र आज ती सबै प्लेटफर्मलाई सत्ताले एक अंकुश लगाउने काम गर्यो। खास बात यह है कि इस आंदोलन को कोई एक लीडर लीड नहीं कर रहा। इस आंदोलन में शामिल हर स्टूडेंट लीडर है और वो सरकार के भ्रष्टाचार और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किए गए हमले का विरोध ये लोग कर रहे हैं। तो चाहिँ हाम्रो यो गभर्नमेन्टको जुन तीनटा कुरा है, एउटा चाहिँ यो जुन करप्सन छ, एन्टी करप्सनको लागि, अर्को भनेको चाहिँ सोशल मिडिया ब्यान गरेको कारणले, थर्ड भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी प्रिभेल गर्नको लागि चाहिँ एउटा तीनटा कज लिएर चाहिँ आज त्यो जमातहरू यहाँ आएको छ। लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक होने लगा। कई जगह पथराव की खबरें आने के बाद राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू के अलावा शीतल निवास, बालुवातर, सिंहा दरबार, नारायण हिती म्यूजियम एरिया, बुटवाल, भैरवा, इटाहरी में भी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। वहीं काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर पोखरा में भी हालत बिगड़ चुके थे। वहां भी जेन जी प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया। काठमांडू में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, रेस्ट्रिक्टेड जोन की तरफ बढ़ने लगे, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। इसके बाद पुलिस ने टीयर गैस यानी कि आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके
प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन नेपाल के युवा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ काठमांडू के संसद भवन के गेट तक पहुंच चुकी थी। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी लाठीचार्ज कर युवाओं को खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। भीड़ की तरफ से भी सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर चलाए जा रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद भवन के गेट नंबर 2 से कैंपस के भीतर घुस गई। इसके बाद हर तरफ खूनी मंजर पसर गया। पुलिस को गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए गए और पुलिस फायरिंग में कई बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अब तक 14 लोगों की जान पुलिस फायरिंग में जा चुकी है। इस फायरिंग के बाद जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, युवा, वो और ज्यादा भड़क गए हैं। पार्लियामेंट के गेट के पास बने ऑफिस में आग लगा दी गई है। राजधानी के दूसरे इलाकों में भी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब सेना को उतारा गया है ताकि जो हालात हैं उसको संभाला जाए, जो हिंसा हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। सरकार इस आंदोलन से निपटने के लिए रणनीति बना रही है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान फायरिंग ने सिचुएशन को बहुत ज्यादा टेंस बना दिया। अब लोग खुलकर ओली सरकार को हत्यारी सरकार बता रहे हैं। लोग अब बच्चों का खून बहाने वाले ओली सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल में बांग्लादेश पार्ट 2 हो रहा है। वहां भी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद हालात सरकार के खिलाफ हो गए थे और नेपाल में भी 14 बच्चों की जान जाने के बाद अब ओली सरकार का बचना नामुमकिन लग रहा है। अब यहां पर एक सवाल यह उठता है कि भारत के पड़ोस में ही ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में सरकार बदली गई, बांग्लादेश में बदली गई, श्रीलंका में हंगामा हुआ, वहां के सरकार का तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट यानी कि सरकार को जाना पड़ा, म्यांमार में हुआ और अब नेपाल में हो रहा है। और मुझे यह लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि इससे भारत पर इफेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान छोड़ दीजिए, लेकिन अगर म्यांमार में लफड़े हैं तो भारत पर इस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। बांग्लादेश में इस तरह की घटना हुई, भारत पर इंपैक्ट पड़ रहा है। श्रीलंका में घटना हुई, चलो अब वहां पर मामला सुधर रहा है, लेकिन इंपैक्ट पड़ा। और अब नेपाल में। तो ये चारों तरफ भारत के खिलाफ ये ऐसी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि भारत के लोगों को भी भड़काया जा सके, भारत के लोगों के दिमाग में यह डाला जा सके कि भीड़ तंत्र को हम जगा देंगे, भीड़ को उकसा देंगे, उसके बाद जो है मजबूरी बढ़ जाएगी, कहीं एक आध लोग मर मुरा गए, उसके बाद जो है धावा बोल दो सीधे। और ये भारत के भीतर भी कराने की कोशिश है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हम सबको एक रहना है, किसी अफवाह में नहीं पड़ना है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, मजहब के आधार पर हो, किसी भी आधार के हो, बोली हो, भाषा हो, लैंग्वेज हो, कुछ भी। आप अगर फंसेंगे आपको मोहरा बनाया जाएगा और आपके जरिए वो कराया जाएगा, क्योंकि जो बाहरी ताकतें हैं वो नहीं चाहती, उनको भारत का विकास नहीं चाहिए। उनको भारत वही अनपढ़ गवारों जाहिलों वाला चाहिए जो उनके हिसाब से चले, जो उनकी बातें माने। आज भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। आज भारत डेवलप होने की बात कर रहा है। 2047 में भारत को डेवलप करने की बात कही गई 100 साल के बाद। लेकिन जो अंदरूनी कुछ ताकतें हैं और जो बाहरी ताकतें हैं वो सब मिलकर भारत को डेवलप नहीं करने देना चाहती, क्योंकि अगर भारत डेवलप हो गया तो इनका वोट बैंक चला जाएगा, इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, बाहर वालों की जो बातें यहां पर मानी जाती हैं वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये देश हमारा है, इसको एक रखना, बचाना भी हमारा काम है। तो आप दोस्तों क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,